Hello students, this is the continuation of video second of chapter 3. In the last video, we had discussed about the social life of Harappan civilization. Now we are going to continue and will discuss religious life and funeral. So open page number 14. Religious life and funeral, that is उन लोगों का धार्मिक जीवन और जब कोई मर जाता है तो वो लोग उसकी विधि कैसे करते हैं वो हम देखेंगे. We get information regarding religious life of Harappan civilization from the idols and postures. Among the idols excavated, the idol of Matrak Devi has been found. Historians considered it the symbol of Mother Earth. It means people of Harappan civilization must have been worshipping Mother Earth, specially as it gives grains, food and water. Besides this, they might have been worshipping trees, animals, Nag Devta, Swastik, etc. Remains of worshipping fire have been found from Lothal and Kalibangan. सो किस तरह से करते थे ये हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस लाइफ और फ्यूनरल. हरप्पन सिविलाइजेशन का धार्मिक जीवन, उसके बारे में वहाँ की जो मूर्तियाँ थी, पोस्चर थे, उससे जानकारी मिलती है. खुदाई के दौरान में मूर्तियाँ मिली, उसमें मातराका देवी की मूर्ति मिली, जिसे देखकर हिस्टोरियंस इतिहासकार बताते हैं कि ये मूर्ति धरती माँ को दर्शाती है. इससे हम ये मान सकते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ख़ास तौर पर धरती माँ की पूजा अर्चना करते होंगे, क्योंकि धरती माँ उनको खाना और पानी देती थी. इसके अलावा वो लोग पेड़ पौधे, जानवरों, नाग देवता, स्वस्तिक की भी पूजा करते होंगे. लोथल और कालीबंगन से पूजा स्थल पे आग का इस्तेमाल होता होगा, उसके भी अवशेष मिले हैं. People of Harappan civilization might have been burning dead people. Also, evidences of Agni Sanskar have been found at many places. They buried dead person and also kept some of the things with the dead body. It tells us about their imagination that there is life after death. ऐसा माना जाता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो लोग मर जाते हैं उसको जलाया जाता होगा. काफ़ी सारी जगहों पर जो अग्नि संस्कार होता था उसके भी सबूत मिले हैं. वो लोग डेड बॉडी को दफनाते भी थे और दफनाते समय उनके साथ कुछ चीज़ें भी रखते थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनका मानना यह था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है. नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. स्क्रिप्ट यानी लिपि और भाषा. कॉइन, सेल्स, copper plates have been found from remains of Harappan civilization, over which some text is transcribed, which is written in some unresolved mysterious language. Although these writings are short words with matras and joint words are found, lot of attempts have been made to decipher this script, but it has not been successful yet. हरप्पन सिविलाइजेशन के अवशेषों में सील्स, तांबे की प्लेट, ये सब मिले हैं. जो अवशेष यहाँ पे मिले हैं, रिमेन्स, अवशेष, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि ऐसी भाषा में लिखा हुआ है जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है. जो लिखाई मिली है वो बहुत ही छोटे शब्दों में मिली है, जिसमें मात्राओं का भी इस्तेमाल है और इसमें जुड़े हुए शब्द भी मिले हैं. बहुत सारे प्रयत्न किए गए ये स्क्रिप्ट को सुलझाने के लिए, परंतु अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है. नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन in Gujarat.
Small and big colonies of Harappan civilization have been found in Gujarat like Rangpur and Lothal in Ahmedabad district, Rosadi in Rajkot district, Desalpur in Kutch district, Dholavira, Surkotda, Lakhbawal in Jamnagar district, Amra, Bhagat Talav on the bank of Kim river in Bharuch district. तो गुजरात में हरप्पन सिविलाइजेशन की जो छोटी और बड़ी कॉलोनीज़ मिली हैं वो यहाँ पे सब नाम दिए गए हैं, वहाँ पे है। एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, द हिस्टोरियंस बिलीव दैट हरप्पन सिविलाइजेशन may have ended because of earthquake, flood, epidemic or external invasion. However, for today's historians, the end of it has been the subject of research. तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है उसका एंड कैसे हुआ, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि शायद हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप या तो फ्लड, बर्ड या फिर महामारी या फिर बाहरी आक्रमण, इन्वेजन्स के कारण ख़त्म हो गया होगा। फिर भी आज के जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड एक खोज का विषय बन गया है, रिसर्च यानी खोज का विषय बन गया है। नाउ पेज नंबर 15. Our ancient texts, Rig Veda and its study. 4 Vedas are there: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Atharva Veda. Rig Veda is our oldest text. It includes 1028 hymns, which are called suktas. Rig Veda is a repository of ancient knowledge. It is written in Old Sanskrit or Vedic Sanskrit language. With the help of Rig Veda, we get information about political, social, economic and religious life of Aryans. Historians, archaeologists study Vedas along with relics to know about history. Some of the hymns of Rig Veda are in dialogue form. तो हमारे 4 वेदा है, वो है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। इन सब में से सबसे पुराना जो है वो है ऋग्वेदा, जिसमें करीब 1028 भजन है, जिसको सुक्तास कहा जाता है। ऋग्वेदा को प्राचीन ज्ञान का भंडार माना गया है। ये पुरानी संस्कृत और वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेदा की मदद से हमें आर्यंस के जीवन के बारे में, राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक और धार्मिक यानी रिलीजियस की जानकारी मिलती है। जो हिस्टोरियंस या तो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इतिहास को जानने के लिए वेदों के जो रिमेन्स, अवशेष उन्हें मिले हैं, उससे उन्होंने जानकारी हासिल की है। ऋग्वेदा के कुछ जो भजन है, हाइम्स है, वो डायलॉग फॉर्म में भी है। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा. देयर आर रेफरेंसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक गण, सभा एंड समिति. Sabha was a smaller institution as compared to Samiti. Head of the state sat in it and discussed important issues of the state and gave justice. The Samiti was an elaborate body that elected the king. Army chief and priest were appointed to assist the king. One of the work of the king was Gaunesha. Gaunesha means war. From Rig Veda, we get reference of battles between 10 kings on the bank of Ravi river. So ऋग वेदा में जो आम आदमी हैं उसके जीवन के बारे में बताया गया है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं के बारे में भी बताया गया है, जैसे गण, सभा और समिति। सभा समिति से छोटी संस्था थी। इसमें
राज्य का मुखिया होता था, वो बैठता था और राज्य के मुख्य बातों के बारे में चर्चा होती थी और वो लोग न्याय करते थे। समिति जो थी वो एक विस्तृत बॉडी थी जो कि राजा का चुनाव करती थी, वो राजा को चुनते थे। आर्मी के जो चीफ थे वो पुजारी थे, उनको इसलिए अपॉइंट किया जाता था ताकि वो राजा की मदद कर सके। राजा का एक काम ये भी था कि वो युद्ध का ऐलान कर सके और युद्ध के बारे में चर्चा कर सके, जिसे गवेषणा भी कहा जाता था। ऋग्वेद से हमें ये जानकारी मिलती है कि रवि नदी के किनारे 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। Rigveda provides us information about social life of the Aryans. One of the unit of society was family, and family system was patriarchal, and it was also joint family system. Society was not divided into caste and races, so all were equal in the society. There was no discrimination of high and low status. Women had high status in society. Feminism was there, and women were considered as co-workers, and their presence in yajna was essential. They could also study. Among them, Apala, Lopamudra, Ghosha, etc. created riches of Rigveda. Girls got married only when they were adults. So ऋग्वेदा हमें आर्यंस की जो सामाजिक जिंदगी होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। समाज की एक यूनिट जिसे हम यहाँ पर परिवार बताया गया है, उस समय परिवार की जो व्यवस्था थी वो पैट्रियार्कल पितृत्वात्मक बोलते हैं और संयुक्त जॉइंट परिवार की प्रणाली वहाँ चलती थी, जॉइंट फैमिली। जो समाज था वो अलग अलग जातियों में विभाजित नहीं था, इसलिए उस समय सभी को बराबर माना जाता था। ऊंच नीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। जो औरतें थी वो समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता था। नारीवाद, फेमिनिज्म, नारीवाद का समय था। औरतों के साथ काम करने वाला माना जाता था और यज्ञ में उसकी उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। उनको भी पढ़ाई करने का अधिकार था। उनमें से कुछ नारियां थी जैसे अपाला, लोपामुद्रा, घोषा एक्सेट्रा। इन सब ने ऋग्वेद की जो ऋचाज यानी कि श्लोक थे वो लिखे थे। लड़कियां जब एडल्ट होती थी 18 साल तो होने पर उसकी शादी की जाती थी। मेंशन ऑफ वर्शिप of nature is found in the Rig Veda. Worshipping of Indra, Varun, Agni, Surya, etc. is mentioned in Rig Veda. There is mention of Usha as the goddess of morning and Aditi as the goddess of evening. ऋग वेदा में ही प्रकृति की पूजा का उल्लेख के बारे में बताया है, जैसे इंद्र देव की पूजा, वरुण देव की पूजा, अग्नि की पूजा, सूर्य की पूजा, ये सारी पूजा ऋग्वेद में बताई गई है। ऋग्वेद में सुबह की देवी उषा और शाम की देवी अदिति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। Cows, horses and bulls have been discussed at many places in Rig Veda as compared to other animals. Horses have been mentioned more times, which indicates importance of pastoralism in their lives. It was common among the tribals to fight for animals. Property was mainly decided on the basis of number of cattle. Animal husbandry was done collectively, and agriculture was secondary in the early stages of Rigvedic life. ऋग्वेदा में काफ़ी जगहों पर गाय, बैल, घोड़ों का जिक्र किया गया है। इन सब जानवरों में से घोड़ों का जिक्र ज़्यादा किया गया है, जिसे पता चलता है कि पशुधन पालक लाइवस्टॉक कितना आवश्यक था। ये बहुत ही आम बात थी
कि आदिवासियों के बीच में जानवरों को लेके काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। जिसके पास जिस संख्या में पशु होते थे उस हिसाब से उसकी संपत्ति निर्धारित की जाती थी। पशुपालन सामूहिक रूप में किया जाता था। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन किया सामूहिक रूप में किया जाता था और एग्रीकल्चर जो था उसे माध्यमिक सेकेंडरी माना जाता था ऋग्वेदा के एज में। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 3. फॉर होमवर्क यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, MCQ, blanks, true or false, match the column, and the pics of question answers I will send you later.